हेलो क्लास 10th। आज की वीडियो में हम रैपिड रिवीजन फॉर क्लास 10 साइंस की जो सीक्वेंस चल रही है, जिसमें हम फर्स्ट वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। आप उसको अगर वॉच करते हैं तो सिर्फ 25 मिनट से भी कम समय में, 25 मिनट से भी कम समय में आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझा जाएगा। बाकी आज की जो वीडियो है वो सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम लाइफ प्रोसेस जो क्लास 10 की साइंस के 13 चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती है। इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स हम सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जैसे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डेंटल फार्मूला क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, बाइल जूस क्या होता है, कौन सी सेल उसको रिलीज करती हैं, कैसे हमारे जो स्टमक सेल के प्रभाव से बचा पाता है, ये सारी चीजें, वास रेक्टा क्या होता है जो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ना होगा। तो ये सारी चीजें, छोटे से छोटे टॉपिक को लेकर बड़े से बड़े टॉपिक को हम सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को, जो रैपिड रिवीजन फॉर क्लास 10 साइंस की वीडियोस के सीक्वेंस में सेकंड नंबर पर है। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। देखिए, जो क्लास 10 की साइंस का लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को मेन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नोट करते हैं उसको। नंबर फर्स्ट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। थोड़ा शॉर्ट में लिखकर चलेंगे क्योंकि हमें कम समय में पूरा चैप्टर कवर करना है, ठीक है, जिससे कि टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। सेकंड नंबर पे आपका आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। थर्ड नंबर पे है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर फोर्थ पर है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो देखिए, लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है ना आपका, इंपॉर्टेंट है, ये तो आप सबको पता ही है, बहुत अच्छे से मालूम है। काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपने लास्ट ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चंस जैसे आपने प्रैक्टिस की होगी, तो उसमें भी आपने नोटिस किया होगा कि लाइफ प्रोसेस से छोटे छोटे एमसीक्यूज में भी आ सकता है, एसर्शन रीजन भी क्रिएट हो सकता है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही इसमें, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। तो देखिए, लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो है ना, इसको हमने 4 पार्ट में बांट दिया है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। चैप्टर की शुरुआत में जो पहला टॉपिक आ रहा है, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें हैं, वो क्लियर कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। जैसे सबसे पहले बात आती है कि कैसे आप पहचानेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। क्या तरीका हो सकता है, तो हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नोटिस करनी होगी, ठीक है। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख पा रहे हैं उन ऑर्गेनिज्म में, तो हम बोल देंगे कि भाई ये तो लिविंग है, अदरवाइज नॉन लिविंग। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है? नंबर फर्स्ट, क्या उस ऑर्गेनिज्म में जिसको आप चेक कर रहे हैं उसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस चलता है या नहीं। सेकंड नंबर पे, क्या उसमें रेस्पिरेशन चल रहा है या नहीं। थर्ड नंबर पे, क्या उसमें रीजनरेशन है या नहीं। रीजनरेशन देखिए कम भी हो सकता है और एक बड़े लेवल पर भी हो सकता है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी स्किन में कभी अगर कट लग जाता है, स्किन कट जाती है, तो क्या वो रिपेयर नहीं होती है? बिल्कुल रिपेयर होती है। लिजार्ड में आपने देखा होगा, जो घर में छिपकली वगैरह देखते हैं, तो वॉल लिजार्ड जो होती है उसमें अगर टेल रिमूव हो जाती है तो क्या टेल नहीं आती है? स्टार फिश का आपको पता है, बल्कि आपके एनसीईआरटी में, क्लास 10 की साइंस की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। प्लेनेरिया के अंदर, प्लेनेरिया को आपने 3 पार्ट्स में कट किया, ठीक है, तो हर एक पार्ट अपने आप को कंप्लीट कर लेता है। तो ये सब किस चीज का इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई ये जितने भी एग्जाम्पल है सारे किसके हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बहुत आसानी से पहचान सकते हैं आप। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और भी ले सकते हैं आप। मूवमेंट एंड लोकोमोशन। प्लांट में मूवमेंट होती है, लोकोमोशन नहीं होता, पर मूवमेंट तो है ना। हमारी बॉडी में, ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं अदर एनिमल्स की, तो उसमें क्या होता है? मूवमेंट भी होती है और लोकोमोशन भी होता है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हो सकता है, हमारी बॉडी में ब्लड के बेसिस पर होता है। बाकी आपने प्लांट्स में भी सुना है कि वहां पर जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो इन सब चीजों में हेल्प करते हैं। वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? जाइलम के बेसिस पे। तो खैर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको याद रखना होगा। सेकंड नंबर पे बात आती है
मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड क्या होता है, एक तरीका होता है न्यूट्रिशन का। अब इसमें देखिए दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, नंबर फर्स्ट पे ऑटोट्रॉफ्स और सेकंड नंबर पे हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद से तैयार करता है, और जब भी हम ये लाइन सुनते हैं तो क्या याद आता है हमें, प्लांट्स के बारे में याद आता है। हालांकि कुछ एल्गा में भी चलता है, वो एक अलग बात है, बाकी जो सिंपल केस है वो है प्लांट्स। तो प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस चलता है। क्या चलता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस प्लांट बॉडी में कहां चलता है, प्लांट के ग्रीन पार्ट में चलता है फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट का जो ग्रीन सेक्शन है वहां पर हमें क्या मिलती है, मेसोफिल सेल। थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। देखिए तो प्लांट में देखिए जो ग्रीन सेक्शन है, ग्रीन सेक्शन में आपको क्या मिलेगा, मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल के अंदर ऑर्गेनेली होती हैं। कौन सी ऑर्गेनेली, बहुत सारी होती है वैसे तो, पर आपको हाईलाइट कर रहा है क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट वो डी शेप में जो होता है, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, मैं बीच बीच में आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे पूछी जा सकती है। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर याद रखना। बाकी जो मेसोफिल सेल है ये एमसीक्यूज में काम आ सकता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक ऑर्गेनेली है। अब उस ऑर्गेनेली को अगर आप थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं तो वहां देखने को मिलता है ग्रेनम, स्टैक्स होते हैं, ठीक है। अब ग्रेनम की जो सिंगल सिंगल मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, थाइलेकॉइड। अभी जो थाइलेकॉइड है, यहां थाइलेकॉइड के अंदर आपको मिलेगा एक खास केमिकल जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लियर। अब हम इस चीज को यहां रोककर थोड़ा अलग से एक चीज सुनते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए चार चीजों की नीड होती है, आप सबको मालूम है। कार्बन डाइऑक्साइड फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे वाटर, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्लोरोफिल जो भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है सनलाइट का जी, तो सनलाइट सराउंडिंग से, कार्बन डाइऑक्साइड भी सराउंडिंग से, वाटर जो आप पौधों को पानी देते हैं जाइलम के जरिए वो पहुंच जाएगा। बाकी क्लोरोफिल पहले से ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है ये मैंने आपको अभी सीक्वेंस क्लियर किया, ठीक है ना। तो होता क्या है, इस तरह से जब सारी चीजें मिल जाती हैं तो वहां प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में क्या होता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जो हम सबके लिए बहुत जरूरी भी है। इसलिए तो बोलते हैं ना कि भाई प्लांट एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं और एनिमल प्लांट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन तभी सर्वाइव कर सकता है अच्छे से जब पौधे अच्छे होंगे या पौधों की नंबरिंग बहुत बढ़िया रहेगी। इसलिए पौधों को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है, उनकी केयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें साफ पता चल रहा है इस टॉपिक से कि भाई हाँ एक दूसरे पर ही हम डिपेंड करते हैं। तो कुल मिला के बात चल रही थी, जो टॉपिक था हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने फर्स्ट क्लियर किया अभी कि ऑटोट्रॉफ क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हमें शामिल करनी चाहिए। अब आते हैं दूसरी तरफ हेटेरोट्रॉफ पर। हेटेरोट्रॉफ एक वो कैटेगरी होती है जिसके अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को जिंदा रखने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि लाइस, जुएं। लाइस ह्यूमन पर ग्रो कर रही हैं, ह्यूमन के हेड में ग्रो कर रही हैं, तो इसका मतलब वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग पर डिपेंड कर रहा है। बात क्लियर है। इसी तरह से कस्क्यूटा, अमर बेल भी बोलते हैं इसको जनरल भाषा में। तो कस्क्यूटा जो होता है वो एक बेल है जो प्लांट के स्टेम वाले सेक्शन पर ऐसे अपने आप को रैप कर लेता है, तो एक लिविंग दूसरे लिविंग पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है बात। तो जब भी कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड करता है अपनी फूड को ऑब्टेन करनी है, इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। लेकिन इसके अंदर भी दो सेक्शन है, दो कैटेगरी बनी हुई है। अब वो दो कैटेगरी क्या क्या है, जिसमें से नंबर फर्स्ट पर है, आप नोट कर लेना या फिर उसको याद रखना। ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन स्किप नहीं करना है। स्किप करने से क्या होता है, वो जो पर्टिकुलर टाइम है, वो पर्टिकुलर मोमेंट जो है जिसमें कुछ बात बताई गई है वो चीज छूट जाती है। स्किप का मतलब यही होता है कि आप वीडियो को स्किप कर रहे हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स को स्किप कर रहे हैं। अब पॉइंट्स को स्किप करना ही था तो फिर देखने से बेनिफिट क्या होगा, क्लियरिटी कैसे आएगी। हाँ आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, वो एक अच्छा तरीका है। चलिए खैर वापस आते हैं। तो होता क्या है कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपनी फूड के रेस्पेक्ट में दूसरे पर डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ, जिसके अंदर दो कैटेगरी होती हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है जब एक लिविंग दूसरे लिविंग पर डिपेंड करे, तो पैरासिटिक, ठीक है। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया उसमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फिट बैठता है बिल्कुल। जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड तो कर रहा है पर नॉन लिविंग पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम सैप्रो कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, सैप्रो कंडीशन। सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है अगर प्लांट का केस लेंगे, अगर एनिमल का केस लेंगे तो किस में आ जाएगा, सैप्रोजोइक में। क्लियर। तो हमारे पास ओवरऑल देखा जाए तो तीन तरह की चीजें हो गई। ऑटोट्रॉफ सिंपल है, हेटेरोट्रॉफ के अंदर दो सेक्शन, नंबर फर्स्ट पे लिविंग का लिविंग पे डिपेंड करना और लिविंग का नॉन लिविंग पे डिपेंड करना। तो इन सब के एग्जांपल भी क्लियर हो गए। ये हमारा एक दूसरा पॉइंट था जो आपको मालूम होना बहुत जरूरी है।
तो ये तो हमारा हुआ प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन वगैरह होता है, ये सारी चीजें, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो हमने क्लियर कर लिया इसी के जरिए। नेक्स्ट नंबर पे आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक हालांकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो भी तैयार की थी, आपने उसको अगर नहीं देखा होगा तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, आप वहां से भी अगर चाहें तो उसको देख सकते हैं। अगर आपको टॉपिक में डाउट है तो देख लीजिए, अदरवाइज उसको इग्नोर कर दीजिए। मैं आपको यहां पर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक ऐसा तरीका जिसमें 5 स्टेप्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये अमीबा में भी देखा जाता है, बाकी ह्यूमंस वगैरह में भी है, काफी सारे एग्जांपल है इसके। इंजेक्शन, फूड मटेरियल को अंदर प्लेस करना, डाइजेशन, एंजाइम्स की मदद से उनको पचा लेना, डाइजेस्ट कर लेना, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है एब्जॉर्प्शन, मटेरियल का एब्जॉर्ब होना, सिंपल नाम है। फिर आता है एसिमिलेशन, मतलब मिक्सिंग होना, सेल के अंदर मटेरियल पहुंच जाता है, फाइन मटेरियल, तो उसकी मिक्सिंग होती है सेल के कंटेंट के साथ। आगे फिर नंबर आता है भाई इन सब कामों में या इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या होता है, कुछ ना कुछ तो वेस्ट जनरेट हुआ होगा, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर इजेक्ट करना, इसलिए से बोलते हैं इजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन, क्लियर। तो बहुत सिंपल सा है, इन पांचों स्टेप को मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं, एक हेडिंग डाल दिया गया, होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये भी पूछा जा सकता है, उस अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आप क्या करेंगे, अमीबा की कुछ स्टेजेस दिखाएंगे, अमीबा की स्ट्रक्चर सबको पता ही है, बाकी ह्यूमन के बारे में पूछा जाए तो आप ये 5 स्टेप लिखकर चलेंगे, क्लियर। सबके बारे में एक एक लाइन और क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब स्टार्टिंग हो गई है हमारे फर्स्ट नंबर वाले पॉइंट की, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी होगी। अब हमारी पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ध्यान समझिएगा उसको। जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका मकसद क्या है, जो भी हम चीजें खाते हैं उनको डाइजेस्ट करना। हेडिंग से पता चल रहा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन है ना, आप एक बात सोचिए, हमने कोई भी चीज खाई है, कई बार होता है कि जैसे मान लीजिए मैं कोई चीज खा रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन वगैरह जो भी, और कोई दूसरा व्यक्ति है वो उस चीज को खा रहा है, तो मैंने जब उस चीज को खाया तो कुछ समय बाद मैं बोल रहा हूं कि भाई डाइजेस्ट नहीं हुआ है ना, थोड़ा हैवी फील हो रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो है उसने मेरे से ज्यादा डाइट ली और वो कह रहा है कि भाई कुछ और रखा है या खाने के लिए, होता है ना ये सब, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है, देखिए हम सभी का अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, सेम है, लेकिन उसमें जो एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट है वो भी सेम है। तो फिर अलग क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म। देखिए क्या होता है ना कि सभी व्यक्ति के शरीर में प्रोसेस तो सेम ही चल रहे हैं, लेकिन उन प्रोसेस के अंदर जो चीजें शामिल हैं वो कितना परसेंट एक्टिव है, कितने अच्छे से काम कर पा रही हैं, इस चीज का अंतर है। इसको अगर हम ओवरऑल देखें तो रफली हम एक नाम यूज कर सकते हैं, मेटाबॉलिक सिस्टम। जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा वो बहुत जल्दी से चीजों को डाइजेस्ट कर लेगा, जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा उसको प्रॉब्लम होगी, क्लियर। ये एग्जांपल मैंने सिर्फ समझाने के लिए दिया है, हालांकि ऐसा है नहीं, ठीक है, सही है। तो अब बात ये आती है कि जब भी कोई ह्यूमन कोई चीज खाता है, हम कुछ भी फूड आइटम लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, वो चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, तो वहां हमारे शरीर के अंदर क्या ऐसी चीज है जो डाइजेशन में हेल्प करती है, और उस चीज का नाम है एंजाइम। क्या बोलते हैं हम उसको, एंजाइम। अब एंजाइम बहुत तरह के हैं, लेकिन सभी एंजाइम सब जगह नहीं है हमारी बॉडी के अंदर। कुछ एंजाइम है जो हमारी ओरल कैविटी में है, कुछ एंजाइम हमारे स्टमक में है, कुछ एंजाइम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, ठीक है, क्या चीज है, प्रोटीन। मान लीजिए किसी इंसान ने प्रोटीन का इंटेक किया, ओरल कैविटी में प्लेस किया, सीक्वेंस क्या होती है वो मैं आपको अभी डायग्राम के जरिए समझा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस चीजों को थोड़ा सा फोकस करके सुनना है, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा जो आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो इसको थोड़ा सेपरेट बैठेंगे तो अच्छे से आप फोकस कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, जैसे भीड़ में बैठे होते हैं घर में कहीं पर भी, तो उसमें थोड़ा ध्यान बढ़ जाता है हमारा। तो आप सिंपल मोबाइल को सामने रखिए, आसपास कोई ना हो, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और एक कॉपी और पेन जरूर साथ में रखना है, जो पॉइंट्स लग रहे हैं आप उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए खैर वापस चलते हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन का अगर कोई इंटेक कर रहा है व्यक्ति, तो क्या जब उसने ओरल कैविटी में प्लेस किया यहीं से डाइजेशन शुरू हो जाएगा, शुरू तो हो सकता था, लेकिन अगर एंजाइम प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करने में मदद करेगा वो हमारी ओरल कैविटी में होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो 3 कैटेगरी हैं, प्रोटीन, फैट और थर्ड नंबर पे है
कार्बोहाइड्रेट, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है ना, वो आप समझ जाना। और अगर कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट करेंगे, तो कोशिश की जाएगी जल्दी से जल्दी उसको रिप्लाई करने की, ठीक है ना। तो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, तीन तरह का हमारा फूड मटेरियल है। अब प्रोटीन का डाइजेशन अलग अलग जगह पर होता है, फैट का अलग जगह पर होता है, कार्बोहाइड्रेट का कुछ अलग जगह पर होता है। रीजन क्या है कि भाई सीधा सा आंसर है, सभी तरह के एंजाइम सब जगह नहीं होते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बताता हूं शॉर्ट आसान तरीके से। प्रोटीन का डाइजेशन दो जगह पर होता है, अगर कुक्ड प्रोटीन है। अनकुक्ड प्रोटीन का केस थोड़ा सा अलग होता है, वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। कुक्ड प्रोटीन की बात चल रही है, याद रखना। सबसे पहले बात आती है यहां पे स्टमक की। एक तो स्टमक में डाइजेशन होता है प्रोटीन का, यहां से शुरू हो जाएगा। उसके बाद नंबर आएगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का। जब आपने प्रोटीन मटेरियल लिया, दालें खाई आपने, मान लेते कोई भी दाल वगैरह आप यूज करें, सोयाबीन यूज कर सकते हैं या फिर मशरूम यूज कर सकते हैं, इनमें प्रोटीन काफी अच्छे लेवल पर रहता है। तो स्टमक के अंदर जब प्रोटीन पहुंचेगी, पहले तो यहां पर जाएगी, डायरेक्ट एंट्री तो होती नहीं है ना। तो जब आप फूड आइटम को जिसमें प्रोटीन ज्यादा है उसको ओरल कैविटी में प्लेस करते हैं, तो यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होगा। सिंपल कॉम्प्लेक्स जो चीजें होती हैं उसको थोड़ा छोटे छोटे पीस में तोड़ दिया जाता है दांतों की मदद से। वो हम अभी डायग्राम जब समझेंगे तब आपको बात क्लियर होगी। अभी हम सिंपल प्रोटीन पे फोकस कर रहे हैं। प्रोटीन का इंटेक किया, यहां डाइजेशन नहीं होगा। फूड पाइप में तो किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं होता, ठीक है ना। फिर प्रोटीन कहां पहुंचेगी, हमारे स्टमक में। और जैसे ही प्रोटीन स्टमक में पहुंचेगी तो उस प्रोटीन पर एक्शन होगा। किसका एक्शन होगा, पेप्सिन एंजाइम का। तो प्रोटीन पर एक्शन करेगा पेप्सिन और इसको पेप्टॉन में तोड़ देगा। किसमें, पेप्टॉन्स में। ये चीज हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाएगी। पर अभी प्रोटीन पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो अब ये पेप्टॉन जो है फिर नीचे जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेप्टॉन्स नीचे जाएंगे और फिर ये फाइनली एक अल्टीमेट जो हमें पॉइंट लिखना होता है वो है अमाइनो एसिड, ठीक है। तो अमाइनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाए, लेकिन किसकी मदद से, ट्रिप्सिन की मदद से। क्लियर। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है पेप्सिन कहां से आ गया, पेप्सिन एक ग्लैंड से आता है, वो स्टमक के अंदर ही होता है, ठीक है। उस ग्लैंड का नाम क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। उसमें से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, वहां आपको पेप्सिन मिल जाता है। ट्रिप्सिन कहां से आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देखिए पैंक्रियास होता है, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर की तरफ होती है। तो ये जो पैंक्रियास है, ये पैंक्रियास रिलीज करता है पैंक्रेटिक जूस। उस पैंक्रेटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उसमें से एक एंजाइम है ट्रिप्सिन जो इस काम को कर पाएगा। प्रोटीन डाइजेशन खत्म हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं फैट। इसको इधर लिखिए। ये जो फैट है ना, ये सिर्फ एक ही जगह डाइजेस्ट हो जाती है, बस सिंगल लोकेशन है, वहीं पे पूरा डाइजेशन हो जाएगा। और वो लोकेशन क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जैसे आपने कोई फैट मटेरियल, मान लीजिए समोसा, ठीक है कोई बात नहीं, मन भी कर जाता है कभी कभी। हालांकि फैट वाली चीजों को कम से कम इंटेक करना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। और मन करता भी तो आप महीने में 2-3 बार मतलब ले सकते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। क्योंकि देखिए फैट से नुकसान ही रहता है, आप कंज्यूम करेंगे फिर उसको कम करने की कोशिश करेंगे तो बेकार क्या फायदा। तो खैर जब आपने फैट का इंटेक किया तो फैट हमारी ओरल कैविटी में गई, कोई डाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एंजाइम नहीं है ना, सिंपल आंसर है। फूड पाइप में तो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई एंजाइम का कनेक्शन नहीं है। स्टमक में फैट के लिए जो एंजाइम चाहिए वो नहीं है। तो अब फैट कहां पर आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगी फैट, तो ये फैट कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, एमल्सिफाइड फैट। ये एमल्सिफाइड फैट फिर से चेंज होगी किसमें, फैटी एसिड, ठीक है। लेकिन आप एक बात सोचिए कि फैट चेंज हुई है ना किसमें, एमल्सिफाइड फैट में। एमल्सिफाइड फैट का मतलब होता है फैट के छोटे मॉलिक्यूल, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एमल्सिफिकेशन। लेकिन ये कैसे हुआ, बाइल जूस की मदद से। बाइल जूस, ये बाइल जूस कहां से आ गया, सब चीजें पता चलेंगी आपको, बस थोड़ा ध्यान से समझिए उसको। और कॉपी पेन लेकर रखना है आपको साथ में। ये बाइल जूस जो होता है ना, ये आता है लीवर से। लीवर से एक सप्लाई है जो सीधा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचती है। बीच में उसका कनेक्शन हो जाता है किससे, पैंक्रेटिक डक्ट के साथ भी, मतलब जो पैंक्रियास से जूस आ रहा है, ठीक है। और दोनों डक्ट को मिलाकर क्या बोलते हैं, हेपेटोपैंक्रेटिक डक्ट। तो फैट से एमल्सिफाइड फैट बनी,
या आप ये कह दीजिए इसको कन्वर्ट कर दिया हमने, लेकिन बाइल जूस की मदद से हुआ। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं है, बाइल साल्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पर ये काम हो पाता है। याद रखिएगा, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होते हैं, फिर भी ये डाइजेशन हेल्प कर रहे हैं। कैसे? बाइल साल्ट्स की प्रेजेंस होने की वजह से। और बाइल जूस आ कहां से रहा है? लीवर से आ रहा है। लीवर क्या है? हमारे शरीर का लार्जेस्ट ग्लैंड। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप इसको, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है करीब 1500 ग्राम, मतलब 1500 ग्राम इसका वजन है, 1.5 किलो के आसपास का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो फैट कन्वर्ट हो गया छोटे छोटे पीसेस में। अब वो छोटे पीस और छोटे पीस में कन्वर्ट होंगे, जिसको क्या होगा? फैटी एसिड। अब वो जो फैटी एसिड बना है ये किस बेसिस पे बनेगा? एक एंजाइम की मदद से, लाइपेज। तो लाइपेज वो एंजाइम होता है जो फैट को फाइनल स्ट्रक्चर में पहुंचा पाता है, कन्वर्ट कर देता है। और ये कहां से है? फिर से सेम आंसर, पैंक्रियास से काफी सारे एंजाइम्स आते हैं, जो उनको मिलाकर हम क्या बोल रहे थे अभी? पैंक्रियाटिक जूस। उसमें एक एंजाइम है लाइपेज, वो करता है इस काम को। ठीक है, खत्म हो गया फैट का डाइजेशन, डन। नेक्स्ट आते हैं कार्बोहाइड्रेट पर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को भी थोड़ा यहीं कहीं ले लेते हैं, जैसे कि यहां है ना, यहाँ पे 2 प्लेस हैं जहां पर ये कंप्लीट हो पाएगा। एक तो बात आती है इसमें ओरल कैविटी की, ओसी लिख दिया इसको। तो ओरल कैविटी जो होती है, यहां पर कार्बोहाइड्रेट जैसे पहुंचेगा, मान लीजिए आप चावल खा रहे हैं, चावल पता है आपको कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जब पहुंच जाता है, आप इसमें स्टार्च का नाम भी यूज कर सकते हैं, ये कन्वर्ट होगा किसमें? 3 चीजों में टूट जाता है। ये कन्वर्ट होगा किसमें? 3 चीजों में, माल्टोज, और सेकंड नंबर पे आइसो माल्टोज, और ठीक है। तो 3 चीजों में ब्रेक हो जाता है। लेकिन कैसे ब्रेक हुआ भाई? अपने आप से थोड़ा ना टूटेगा। देखिए, हमारी ओरल कैविटी जैसे ही कार्बोहाइड्रेट पहुंचेगा तो वहां पर एक्शन होगा किसका? एक एंजाइम का, जिसको बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज। ये जो सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, ये किसमें मिलेगा? सलाइवा के अंदर। सलाइवा क्या होता है? एक तरह का जूस होता है। ये कहां से आ गया? हमारी ओरल कैविटी में मिलता है सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? सैलिवरी ग्लैंड, जो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। वो ग्लैंड जो एंजाइम रिलीज करें उसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करता है। सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? सैलिवरी अमाइलेज, एक एंजाइम, टाइलिन भी बोलते हैं इसको, सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है, तो सैलिवरी अमाइलेज ने इसको इसमें चेंज कर दिया। लेकिन अभी कार्बोहाइड्रेट का पूरा डाइजेशन नहीं हो पाया, क्योंकि फाइनल क्या चीज बननी चाहिए हमारे पास? ग्लूकोज बनना चाहिए, पर ग्लूकोज नहीं बना है। इसीलिए ये सारी चीजें कहां जाएंगी? फिर से सेम चीज, फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं, स्टमक में कोई डाइजेशन नहीं, सिर्फ बैक्टीरिया वगैरह की किलिंग होती है और कुछ नहीं, और कार्बोहाइड्रेट के रेस्पेक्ट में। बाकी फिर ये चीजें कहां जाएंगी? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा स्टेप, ठीक है ना, 2 लोकेशन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये सारी चीजें किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? ग्लूकोज में। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से जब डाइजेस्ट हो जाता है तो क्या बनता है? फाइनली ग्लूकोज बनता है। लेकिन इनके लिए एंजाइम कौन से? बहुत आसान नाम है, माल्टोज लिखा है ना, माल्टेज, आइसोमाल्टोज, आइसोमाल्टेज, डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिनेज। तो फाइनली हमारे पास ग्लूकोज तैयार हो जाता है। तो 10th लेवल पर आपको इतनी चीजें जरूर मालूम होनी चाहिए, तीनों तरह की फूड के डाइजेशन को लेकर। क्लियर हो गया? अब सिर्फ इस टॉपिक के अंदर एक छोटी सी चीज बची हुई है, वो है एक डायग्राम, उसमें क्या क्या नाम है और उनके क्या क्या फंक्शन है। ठीक है, फटाफट से 1-2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं उसको। जल्दी से मैं डायग्राम बना देता हूं और आप डायग्राम बनते हुए देख लीजिए। हालांकि ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम, ये जितने भी टॉपिक है ना, इन सब पे सेपरेट वीडियोस भी हैं। अगर आपको लगता है आपके पास टाइम अभी बचा हुआ है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए काफी टाइम है, तो आप उसको वीडियोस को पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से देख सकते हैं। अदरवाइज आप इस वीडियो के जरिए भी आसानी से कवर कर लेंगे। ठीक है ना? अच्छा, आपके ब्रेन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई एक चैप्टर की 40-45 मिनट की अप्रॉक्स वीडियो है, तो ऐसे तो 13 चैप्टर है, तो हम एग्जाम के जो डेज होंगे, जैसे आपका आई थिंक 20 फेब में एग्जाम है साइंस का, तो 3-4 दिन का गैप है स्टार्टिंग वाले एग्जाम से, तो कैसे हम कवर करेंगे? तो उसका देखिए एक तरीका है, अभी आप ये वीडियोस के जरिए चैप्टर्स को कवर कर लीजिए, चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, और बीच में फिर हम जब ये सारी वीडियोस कवर हो जाएंगी तो फेब के फर्स्ट वीक के ही ड्यूरेशन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताए जाएंगे, और एग्जाम्स के टाइमिंग में फाइनल वीडियो तैयार की जाएगी 1 से 1.5 घंटे की, जिसमें 13 के 13 चैप्टर्स
सारे आपको फटाफट से रिवाइज करा दिए जाएंगे। कोशिश की जाएगी वो 1 घंटे में कवर हो जाए, लेकिन हम उसमें क्या करेंगे, एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। टोटल 13 चैप्टर को सिंगल वीडियो के अंदर, ठीक है, एग्जाम्स की ड्यूरेशन। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि जो सिंगल वीडियो है जिसमें 13 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उसको एग्जाम्स के बीच में आपको आपके लिए तैयार किया जाए या 10 या 11 फरवरी के आसपास आपको मिलनी चाहिए होगी, ठीक है। आप कमेंट करेंगे, उस हिसाब से उसको तैयार कर लिया जाएगा। तो फिलहाल ये खत्म हो गया। अब आते हैं ह्यूमन डाइजेशन का डायग्राम। देखिए फटाफट से इसको लेबल करते हैं, जो इंपॉर्टेंट नाम है ना, जो आपको जरूर याद रखने होंगे। नंबर फर्स्ट पे ऑरल कैविटी, इसको आप बक्कल कैविटी भी कहते हैं, माउथ कैविटी भी कह सकते हैं। सैलिवरी ग्लैंड, माउथ ओपनिंग, ठीक है, जो लेबिया के जरिए कंट्रोल होती है, अपर लिप्स और लोअर लिप, इसके लिए नाम आता है ये। फूड पाइप, ये डायफ्राम है, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है और इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट लीवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर, इसका नाम भी लिख लेते हैं चलो, सिस्टिक डक्ट, क्या है ये, सिस्टिक डक्ट, ठीक है ना। और अब इधर आना होगा हमें, ये है पैंक्रियाज, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहां डाल देते हैं इसको लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। और ये रेक्टम, और ये एनस, ठीक। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट नाम हो गए। अब इसमें नंबर फर्स्ट माउथ ओपनिंग। माउथ ओपनिंग मतलब एक स्ट्रक्चर जिसको अपर लिप्स और लोअर लिप, इसको लेबिया बोलते हैं, जिसके जरिए हम इस ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। आगे फिर जो स्ट्रक्चर बनी है, जो चैम्बर बना हुआ है, इसको बोलते हैं ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी के अंदर आपको याद रखना होगा, माउथ कैविटी कह सकते हैं हम इसको। ओरल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड का जिक्र करना है। सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है, जो सैलाइवा प्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर एंजाइम होता है सैलिवरी अमाइलेज। बाकी इस ओरल कैविटी के अंदर आपको एक डेंटल फार्मूला भी याद रखना होगा, साइड में लिख देता हूं यहाँ पे, ICPMM 2 1 2 3, ठीक है। तो 2 1 2 3 यहां पर ऐसे कॉमन लगा देना उसको। तो ये एक सिंगल जॉ के लिए फॉर्मूला है। टोटल 16 टीथ है, अगर आप नंबर्स को टोटल करेंगे तो यहां पर 16 आंसर आता है। तो 16 दांत ऊपर की तरफ, 16 ही नीचे की तरफ। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। प्रीमोलर मोलर तो बड़े वाली जाड़ होती हैं और सिर्फ साइज का अंतर है। मोलर थोड़ा बड़े साइज की होती है, प्रीमोलर थोड़ा छोटे साइज की होती है। सिंगल जॉ के लिए फॉर्मूला याद रखना। कैनाइन होते हैं कॉर्नर वाले दांत, जो चीजों को रप्चर करने में काम होते हैं। इंसीजर जो फ्रंट वाले होते हैं। सिंपल है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में काम हो सकता है। तो ओरल कैविटी के अंदर एक तो आपको डेंटल फार्मूला याद रखना होगा, दूसरा जो सैलिवरी ग्लैंड होता है वो क्या काम कर रहा है ये याद रखना है। बाकी एक मस्कुलर टंग होती है, जो छोटे छोटे पीसेस जो दांतों की मदद से क्रिएट होते हैं उनको सैलाइवा के साथ मिक्स करने में काम आती है। उसके बाद क्या करते हैं, ये बॉलस बन जाता है, छोटे छोटे फूड के पीसेस और सैलाइवा मिक्स होकर क्या बन जाता है, बॉलस। फिर बॉलस को हम ऐसे स्वेलो करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, उसको निगल लेते हैं। फिर वो बॉलस नीचे की तरफ जाता है फूड पाइप के जरिए होता हुआ। नेक्स्ट नंबर आ गया, ठीक है। तो फूड पाइप से जब गुजरता है तो फूड पाइप के अंदर कोई डाइजेशन तो होता नहीं, क्योंकि एंजाइम नहीं होते यहाँ पे। बाकी सिंपल एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखी जाती है, एक तरीके रिदमिक मूवमेंट, विच हेल्प टू पास द बॉलस फ्रॉम ओरल कैविटी टू स्टमक, ठीक है। तो ये हमारे पास फूड पाइप के जरिए, फूड पाइप के अंदर आपको लाइन कवर करनी होगी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वाली। बाकी डाइजेशन नहीं है, ध्यान रखना है इसका। डायफ्राम का मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं फिर लीवर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा मैं नंबर डाल देता हूँ इस पे ना, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, फिर थर्ड, और थर्ड भी ठीक है, फोर्थ नंबर, ठीक। ये हमारा स्टमक हो गया, ठीक है। नंबर 5 और नंबर 6 7 और 8, ये जिन पर नंबर डाले ना, ये वो
स्टेप्स हैं जहां से फूड गुजर रहा है। पैंक्रियास के अंदर फूड नहीं जाएगा, याद रखना है। सैलिवरी ग्लैंड में नहीं जा रहा है, लीवर में नहीं जा रहा है, गॉल ब्लैडर में नहीं जा रहा है। तो जहां मैंने आपको नंबर डाल के बताया ना, लीवर के अंदर भी नहीं जा रहा है, ध्यान रखना है। तो जो नंबर्स हैं टोटल ये 8 स्टेप है, 8 स्टेप आपको डालने हैं, सबके बारे में उनके फंक्शन वगैरह जो है वो चीज कवर करनी है। फिर हमारा टॉपिक खत्म हो गया। तो अभी हम कहां तक आ गए थे? स्टमक तक। स्टमक के अंदर जब फूड पहुंच जाता है तो वहां पे बैक्टीरिया की किलिंग वगैरह होती है। कैसे? यहां लिखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो क्या करता है, स्टमक के अंदर होता है, ये गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। गैस्ट्रिक जूस में टोटल 4 चीजें होती हैं, HCl, म्यूकस, पेप्सिन और रेनिन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर थोड़ा सा और डिटेल की बात करें तो HCl म्यूकस तो होता ही है। HCl का काम क्या होता है? 2 फंक्शन होते हैं, बैक्टीरिया को मारना, जितने बैक्टीरिया जो फूड के साथ आ गए अंदर फ्री में, और ठीक है, बाकी दूसरा फंक्शन होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करना। कैसे, वो अभी पता चलेगा आपको। 2 फंक्शन खत्म। म्यूकस, म्यूकस क्या करता है? HCl होता है 1.4 वैल्यू का, जो बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारे स्टमक की मेम्ब्रेन को खराब कर सकता है। इसलिए नेचर ने क्या किया, पहले म्यूकस को दिया। म्यूकस हमारी स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को कवर करता है और HCl के प्रभाव से स्टमक को बचा लेता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, अब ये जो लास्ट में 2 नाम है यहाँ पर, ये क्या है? एक्चुअल में पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन होते हैं। पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम, प्रोरेनिन इनएक्टिव एंजाइम। इन दोनों को एक्टिवेट कर देता है HCl। ठीक है, और जब एक्टिवेट कर देता है तो क्या बन जाता है? पेप्सिन और रेनिन बन जाता है। ठीक है, क्या बनेगा? पेप्सिन और रेनिन। याद रखना है, पेप्सिन क्या करेगा? कोई भी प्रोटीन हो सबको डाइजेस्ट कर देगा, लेकिन सिर्फ बोलेगा कि भाई मिल्क प्रोटीन को मैं डाइजेस्ट नहीं कर सकता हूं, उसके लिए कौन है? रेनिन। याद रखना है आपको। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस के बारे में क्लियर हो गया जो स्टमक के अंदर था। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर 5 पर, स्मॉल इंटेस्टाइन पर। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? ये 7.5 मीटर लंबी होती है। अगर हम पूरे टॉपिक को लेना तो एलिमेंट्री कैनाल के नाम से चलता है। माउथ से एनस तक का पूरा जो लेंथ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल, जो 9 मीटर लंबी होती है, 9 मीटर लॉन्ग है ना, जिसमें 7.5 मीटर की हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है क्योंकि इसका डायमीटर कम होता है, बाकी लेंथ तो 7.5 मीटर आपको पता ही है। डायमीटर के हिसाब से यहाँ पे नाम रखा गया, याद रखना है। लार्ज इंटेस्टाइन में डायमीटर ज्यादा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो लेंथ के अकॉर्डिंग है, थिकनेस के अकॉर्डिंग है, डायमीटर के हिसाब से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन नंबर 5 पर है। कैसा भी फूड हो, यहां तो डाइजेस्ट उसको होना ही है, पर ऐसी क्या खासियत है इसके अंदर? देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है पैंक्रियाटिक जूस, जो पैंक्रियास बनाता है। ठीक है, पैंक्रियास सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, नोट कर लेना आप इसको। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि आपको कॉपी पेन साथ में लेकर रखना है ना, तो छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट कर लेना, या फिर आप देखिए ध्यान रखना। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। कुछ भी आपको डाउट लगे किसी भी चीज में, किसी वर्ड में, या कि सर आपने थोड़ा जल्दी बता दिया, ये हमें समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करेंगे, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पैंक्रियास है पैंक्रियाटिक जूस बनाता है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, इसने पैंक्रियाटिक जूस बनाया और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया है। उसके अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम भी होते हैं, फैट को डाइजेस्ट करने वाले भी होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा फूड डाइजेस्ट हो जाए। अगर यहां भी फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ तो फिर तो भाई ब्रेन डिसाइड कर लेगा कि ये फूड हमारे काम का नहीं है या हमारे हिसाब से नहीं है, इसको हम वेस्ट बोल देते हैं। ठीक है, और वो फिर हमारा मटेरियल इसमें एंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे एंटर करेगा फिर हम उसे फूड नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे? फीकल मैटर, फेसेस या वेस्ट मटेरियल। लार्ज इंटेस्टाइन से ये केकम, ये वाला हिस्सा केकम होता है, ये सारा कॉलोन का हिस्सा है, और ये रेक्टम होता है। हम क्या करता है? कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वेस्ट को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है ना, और एनएस एक सिंपल लास्ट पॉइंट है जहां से वो वेस्ट बाहर निकलेगा टाइमिंग के अकॉर्डिंग। क्लियर होगी बात? लार्ज इंटेस्टाइन के जब आप टॉपिक को लिखेंगे तो वहां पे बता सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है वेस्ट में से वाटर मॉलिक्यूल को एब्सॉर्ब कर देना। ठीक है, ताकि वाटर एक्सेस फॉर्म में बाहर ना जा सके वेस्ट के जरिए। ठीक है, तो यह प्रोटेक्टिव सिस्टम ही है बल्कि। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक और नाम याद रखना है आपको, इकोलाई होते हैं। क्या होते हैं? ईस्चेरिचिया कोलाई, इकोलाई बोल सकते हैं उसको शॉर्ट में। इकोलाई विटामिन के तैयार करते हैं। ठीक है, क्या तैयार करते हैं? विटामिन के, ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। बदले में वो वेस्ट से अपना काम चलाते हैं, वेस्ट उनके लिए एक तरह से फूड है, थोड़ा बहुत वहां से लेते रहते हैं। क्लियर हो गया बात? अच्छा, एक खास चीज वो थोड़ा ध्यान से समझनी है आपको। जो हमारा स्टमक था ना, स्टमक में जब फूड आया तो वो एसिडिक हो जाता है सारा का सारा फूड। स्टमक तो बच गया, म्यूकस ने बचा लिया, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो कैसे प्रोटेक्शन देंगे अपने आप को? देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही एसिडिक फूड एंटर करता है ना, तो वहां पर बाइल जूस आता है जो लीवर ने बनाया, लीवर की हिपेटिक सेल ने बनाया। तो जैसे वो बाइल जूस आएगा, बाइल जूस की नेचर कैसी होती है? बेसिक,
और फूड जो आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कैसा है, एसिडिक, और एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज। ठीक है, एसिड बेस साल्ट चैप्टर पढ़ा है ना, बहुत जल्दी उसकी रैपिड रिवीजन वाली वीडियो आएगी, कोई नहीं, वहां से कवर कर लेना। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अभी भी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे सब क्वेश्चन सब टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए, पर उससे ज्यादा जरूरी है चैप्टर पे फोकस करना। चैप्टर आपको 100% क्लियर है, फिर क्वेश्चन पर आ जाइए। लेकिन अगर चैप्टर में थोड़ा भी डाउट है तो पहले उसको क्लियर कर लीजिए। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कैसे बच पा रही है एसिड के प्रभाव से, एसिडिक फूड से कैसे बच रही है, क्योंकि उस फूड को जैसे ही वो एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तुरंत जो बाइल जूस था, जो बेसिक था इन नेचर, वो एक्शन करेगा और एसिड बेस मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हमारा फूड न्यूट्रल हो जाता है एक तरह से नेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कैसे हुआ, बाइल जूस के हेल्प से, वो आप याद रखना। वीडियो पसंद आ रही है, टॉपिक क्लियर हो रहा है, ह्यूमन डाइजेशन हमारा खत्म हो गया, सारी चीजें हमने कवर कर ली है, और जो बढ़िया से क्लियर हो गया, तो अभी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि किसी भी अगर क्लास 10 के बच्चे का डाउट है इस चैप्टर को लेकर तो वो आसानी से क्लियर हो जाए। कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक समाप्त हो गया, अब आते हैं फटाफट से रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। देखिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन में, उसमें आपको क्या करना है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का। इसमें डिफरेंस भी बहुत बार पूछा जाता है, पहले उसी को क्लियर कर लेते हैं। जनरली अगर देखा जाए तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग शॉर्ट प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें कहां से स्टार्टिंग होती है, नॉस्ट्रल से। नॉस्ट्रल होते हैं पेयर ऑफ नॉस्ट्रल, आगे नेजल कैविटी होती है, नेजल कैविटी से फिर एयर कहां जाती है, हमारे ट्रैकिया में। ट्रैकिया एक स्ट्रेट पाइप होता है, अब जिसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगे होते हैं जो पाइप को दबने से बचाते हैं, कोलैप्सेशन से बचाते हैं, ठीक है ना। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन है, जिसको सॉफ्ट बोन भी बोलते हैं। तो ट्रैकिया, ट्रैकिया के आगे फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से दो डिवीजन होते हैं, दो डक्ट बनी होती है, जो ट्रैकिया से ही डाइवर्जन से देखा गया, वाई शेप स्ट्रक्चर होती है ये। तो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर आगे फाइनल फिर से डिवीजन होता है। अब वो डिवीजन क्या है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, बाकी आप सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं कि ब्रोंकाई बढ़ जाती हैं एक ब्रांच की तरह से। प्राइमरी, पहला डिवीजन प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई, लास्ट में पतले पतले से ट्यूब्स होती हैं जिसको बोलते हैं एल्व्यूलर डक्ट, और उसके लास्ट में एयर सैक। तो स्टार्टिंग नॉस्ट्रल से एयर सैक, ये सारा जो प्रोसेस है ये होता है ब्रीथिंग। क्या होता है, ब्रीथिंग, क्योंकि ब्रीथिंग में हमें ना नॉस्ट्रल से लंग्स के अंदर, लंग्स की यूनिट जो एयर सैक को बोलते हैं, ये सारे स्टेप्स जो है इंक्लूड करने होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ब्रीथिंग मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, पर सांस लेने के बाद वो कहां तक पहुंच रही है, एल्व्यूलाई तक, इसका जिक्र करना है, ये ब्रीथिंग का प्रोसेस है। ऐसे सेम क्या होता है रिवर्स, जो हम ब्रीथ आउट करते हैं, क्लियर। अब इस चीज को थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं तो उससे थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी डायग्राम बनाया ना, ये थोड़ा रफली बना दिया क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से काम करना होता है। यहां पर आपने क्या करना होता है, नेक रीजन से स्टार्ट करने होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, और यहां पर भी आप इसी तरह से दिखाएंगे। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज सॉफ्ट बोन होती है जो कोलैप्सेशन से बचाती हैं। नंबर फर्स्ट पर है आपका नॉस्ट्रल, सेकेंड नंबर पे है नेजल कैविटी, ठीक है, और थर्ड नंबर पे है ये जो स्ट्रक्चर चल रही है, थर्ड नंबर पे ये है ट्रैकिया, विंड पाइप भी आप इसे कह सकते हैं। फोर्थ नंबर पे ब्रोंकाई, और फिर ये सब क्या है हमारे पास, ब्रोंकियोल्स। फाइनली आप बदल दीजिए, बाकी मैंने आपको जैसे बताया डिटेल में कि प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर एल्वियोलर डक्ट, और लास्ट में फिर मेन चीज एयर सैक, नंबर 5। और ये जो ट्रायंगल जैसे स्ट्रक्चर है ये है नंबर 6, और इसका नाम क्या है, लंग्स, ठीक है। हमारे लंग्स क्या करते हैं ना, देखिए अगर हम इसे थोड़ा जनरल व्यू में देखें कि हमारी बॉडी में सेल के अंदर फूड तो पहुंच जाता है, लेकिन वो कब एनर्जी दे पाता है, जब ऑक्सीजन होती है। अब हम जब सांस लेते हैं तो उसमें एयर एंटर करती है, कहां कहां से गुजरती है, नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी, ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, ब्रोंकाई, फिर ऐसे अल्टीमेटली एयर सैक में जाके फिल हो जाती है एयर। अब उस एयर में खास चीज क्या है, वो है ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन हमें पहुंचानी होती है कहां तक, सेल्स तक, वो आएगा थर्ड टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल ऑक्सीजन और जो सारी गैसेस थी वो कहां वेट कर रही हैं, एयर सैक के अंदर। तो ये जो हमने क्या किया, ब्रीथ इन किया, क्या था ये, ब्रीथ इन, ये हमारा ब्रीथिंग का प्रोसेस का पहला स्टेप। ब्रीथ आउट क्या होगा, जब हम सांस छोड़ेंगे, है ना, तो सांस छोड़ने पर क्या होगा, ये वापस से जो इसमें रिमेनिंग गैसेस थी और CO2 आती है, कैसे आती है वो अभी समझाऊंगा आपको। तो CO2 बाकी गैसेस सब मिलकर रिवर्स प्रोसेस दिखाएंगे, तो ये होता है ब्रीथ आउट। तो ये तो ब्रीथिंग क्लियर हो गया आपको। इसी तरह से एक नाम आता है
रेस्पायरेशन सेल के लेवल पे चलता है, इसलिए उसको सेलुलर रेस्पायरेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ब्रीथिंग में सेल रेस्पायरेशन शामिल नहीं है, पर सेल का जो रेस्पायरेशन होता है, सेल में जो रेस्पायरेशन होता है उसमें ब्रीथिंग का प्रोसेस इंक्लूड है। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जो लंग्स के लेवल पर होता है, लेकिन जो आपका सेलुलर रेस्पायरेशन होता है वो सेल के लेवल पर होता है, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, वो फिजिकल प्रोसेस में नहीं आता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हम इसमें ये सीक्वेंस तो पता चल गई हमें, साथ में एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। अभी मैंने आपको जो प्रोसेस बताया उसमें ऑक्सीजन यहां तक आ चुकी है, एल्वियोलाई के अंदर क्या आ गई है, एयर, एयर में क्या चीज है, ऑक्सीजन। फिर वो ऑक्सीजन आगे शिफ्ट हो रही है, कैसे शिफ्ट हो रही है, ब्लड के जरिए, ठीक है, फिलहाल शॉर्ट में याद रखिएगा। फिर वो ऑक्सीजन कहां जाती है, सेल के अंदर, सेल में जाकर कहां पहुंचेगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में फिर वो इस्तेमाल होगी ऑक्सीजन और एटीपी मॉलिक्यूल बनेंगे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, सही। तो जब वो एटीपी बन जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सब चीज तैयार हो गई, तो माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर एक साइकिल चलती है, क्रैब्स साइकिल। उसके रिजल्ट में क्या होता है, जब ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो रही है वहां पे, लेकिन क्या बनता है वहां पे, क्या रिलीज क्या होता है, जो वेस्ट पार्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे फिर बाहर निकलती है, वेसल्स में आती है, मतलब वेन्स के जरिए, फिर वो हमारे लंग्स तक पहुंचेंगे। लंग्स के अंदर मतलब कहां पर, एल्वियोलाई के अंदर। तो बाकी गैसेस जो वेट कर रही थी भाई, ऑक्सीजन तो उसमें से निकल गई थी, है ना। वो हीमोग्लोबिन के बेस पे होता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को खींच लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आगे उसमें मिक्स होगी। फिर जब यहां कार्बन डाइऑक्साइड भर चुकी है, फिर वो ऐसे रिवर्स प्रोसेस दिखाएगी। क्लियर, अब आप समझ गए होंगे मैंने स्टार्टिंग में ऐसा क्यों बोला था कि ब्रीथिंग के प्रोसेस में रेस्पायरेशन शामिल नहीं है, पर रेस्पायरेशन के प्रोसेस में ब्रीथिंग का प्रोसेस शामिल है। ह्यूमन डाइजेशन तो देखिए बहुत बड़ा है, लेकिन जो रेस्पायरेशन का टॉपिक है वो ज्यादा बड़ा नहीं है। तो ह्यूमन का रेस्पायरेशन क्लियर हो गया आपको। इसी तरह से आते हैं प्लांट के केसेस में। प्लांट के केस में देखिए लीव से रेस्पायरेशन होता है, और स्टेम से होता है, और रूट से होता है। रूट वाला केस क्लियर करते हैं पहले। अगर हम पौधे को ज्यादा पानी दे देते हैं तो ऐसे में क्या होता है, पौधे की जो जड़ें होती हैं, है ना, वो मिट्टी में धसी होती हैं। हमने पानी दिया नॉर्मल तो ठीक है, काम चल रहा है। लेकिन अगर हम ज्यादा पानी दे देते हैं, पौधे को वाटर लॉक रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है सॉरी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो मिट्टी थी ना, सॉइल के जो पार्टिकल थे, उनके बीच में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल थे वो वहां से गायब हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो अब उस स्थिति में, उस कंडीशन में रूट्स कैसे रेस्पायरेशन करेंगी, एनारोबिकली। कैसे रेस्पायरेशन करेंगी, एनारोबिकली। और जब रूट्स में एनारोबिक रेस्पायरेशन चलता है तो वहां बनता है इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। क्लियर, सिंपल सा। और जब C2H5OH बनेगा तो जड़ें धीरे धीरे गलनी स्टार्ट हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। और जब जड़ें खराब हो गई हैं तो पौधा कैसे ठीक रहेगा, जिसकी भी जड़ें खराब होती हैं तो पौधा खराब होता ही है। ये सब जगह बात लागू होती है। तो रूट्स मजबूत होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी क्या होगा, जो पौधा है वो अच्छे से ग्रो करेगा। क्लियर, खैर चलिए अब आते हैं आगे। तो प्लांट में जो रेस्पायरेशन रूट्स का केस वो क्लियर हो गया। प्लांट का जो स्टेम की बात जिक्र करते हैं तो स्टेम में क्या होता है, लेंटिकल्स होते हैं, वहां से गैसेस एक्सचेंज होता है। रेस्पायरेशन चाहे पौधे में हो चाहे एनिमल्स में हो, सेम प्रोसेस होता है, O2 को लेना और CO2 को बाहर निकालना। अब आते हैं लीफ में। लीफ में क्या होता है, जो ग्रीन सेक्शन है वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा होता है। फोटोसिंथेसिस एक डोमिनेंट प्रोसेस होता है। रेस्पायरेशन क्या होता है, थोड़ा सा स्मॉल स्केल पर है। तो अब रेस्पायरेशन के लिए जो O2 चाहिए और CO2 निकालनी, वो सारा काम किसके अंडर में चलेगा, फोटोसिंथेसिस के। कैसे, फोटोसिंथेसिस के लिए मान लेते हैं 100 मॉलिक्यूल CO2 के चाहिए, ठीक है। तो जब 100 मॉलिक्यूल हमें CO2 के चाहिए होते हैं लीफ के अंदर, तो उसमें से क्या प्रोडक्शन होगा, O2 के 100 मॉलिक्यूल बनेंगे। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, 100 मॉलिक्यूल का केस नहीं होता वैसे, तो बहुत ज्यादा होता है, पर एक एग्जांपल के लिए समझने के लिए। तो पौधे को फोटोसिंथेसिस कराने के लिए क्या चाहिए थे, 100 मॉलिक्यूल CO2 के चाहिए, और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा O2 के 100 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। पर वो 100 के 100 मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेंगे, 90 मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। उसमें से 10 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के काम आ जाएंगे, उसके नियर बाय जो प्रोसेस चल रहा है, रेस्पायरेशन, ठीक है। तो रेस्पायरेशन के लिए O2 का काम वहां से हो, तो रिएक्टेंट जो भी चाहिए था वो वहां से काम चल जाएगा। अब रेस्पायरेशन जो चल रहा है 10 मॉलिक्यूल O2 के ले रहा है, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, 10 मॉलिक्यूल CO2 के प्रोड्यूस करेगा ना, वो बाहर नहीं निकलेंगे, वो उसको हैंड ओवर कर देगा कि ले भाई तेरे को 100 मॉलिक्यूल चाहिए था ना CO2 के, तो अब 90 ले ले, 10 में तेरे को दे रहा हूं यहां से। तो उसका तो सारा काम अंदर अंदर चल रहा है। तो बाहर से देखने पर क्या पता चलेगा हमें, अच्छा CO2 जा रही है, O2 बाहर आ रही है। क्लियर, और कैसे हुआ ये अभी हमने समझा। दिन के समय
रात में तो फोटोसिंथेसिस का केस होता ही नहीं है, तो वो एक अलग प्रोसेस चलेगा। अब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ह्यूमन का केस और प्लांट का केस खत्म हो गया है। एक छोटी सी चीज बची हुई है सिर्फ कि ह्यूमन बॉडी में देखिए रेस्पिरेशन देखा जाए तो दो तरह का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ऐसा बोलते हैं। पर ऐसा नहीं है कि 100% वहां से ऑक्सीजन एलिमिनेट करेंगे आप, ठीक है। लिमिटेड सप्लाई होती है O2 की, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं कि भाई हाँ ऑक्सीजन की एब्सेंस है रफली। तो हमारी बॉडी में दोनों होते हैं। नॉर्मल केसेस में चलता है एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन मसल्स में जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, हैवी वेट शिफ्ट कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह की लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो उस दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उस कंडीशन में मसल्स के अंदर चलने लगता है क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसके रिजल्ट में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। क्योंकि O2 जो जा रही थी वो कम हो गई है, तो अब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो फिर क्या होगा, सेल के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई है। तो ऐसे में जब फूड मटेरियल जो ग्लूकोज होता है, जब हमारे सेल के अंदर पहुंच जाता है, ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दो पायरुवेट में, पायरुवेट जब अंदर जाता है तो क्या वो ATP बना पाएगा, नहीं बनाए, क्योंकि उसको O2 नहीं मिल पा रही है ना, सही। तो बाहर आ जाता है और लैक्टिक एसिड बना देता है। तो ऑक्सीजन की अगर लिमिटेड सप्लाई होती है ऐसे केस में, हमारी मसल्स में पेन होने लगता है, मतलब लैक्टिक एसिड का कनेक्शन। क्लियर। अब टॉपिक खत्म हो गया, अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम सबसे पहले ना लास्ट वाला टॉपिक कवर करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, समझते हैं। थर्ड हमने भी स्किप कर दिया, उसको हम लास्ट में लेंगे। फोर्थ टॉपिक, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में फिर से हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। अभी हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। इसकी डिटेल स्टार्ट करने से पहले जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसकी क्या जरूरत है, देखिए हमारी बॉडी में उसको सही रखने के लिए, शरीर को ठीक रखने के लिए हमें फूड आइटम चाहिए। जैसा हम जैसा हम फूड डालेंगे वैसा ही हमारे जो मशीन है वो काम करेगी। अच्छा फूड अच्छे से काम करेगी, है ना, सिंपल सी बात है। और अगर हम बेकार फूड डाल रहे हैं, सही क्वालिटी का फूड नहीं डाल रहे हैं, सही क्वालिटी से मतलब मेरा ये है कि ऑयली पार्ट ज्यादा यूज कर रहे हैं, इस तरह की चीजें, तो मशीन पर लोड पड़ता है, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब जो भी चीज ले रहे हैं, अच्छा बेकार जैसे मीडियम, तो आप फूड आइटम ले रहे हैं अपने आप को सही रखने के लिए, अपने शरीर के अंदर जो भी फंक्शन है उनको प्रोसीड करने के लिए। तो होता क्या है कि जब हम फूड लेते हैं तो थोड़ा बहुत तो वेस्ट बनता ही है, ठीक है। अब वेस्ट थोड़ा बनेगा या ज्यादा बनेगा ये हमारे मेटाबॉलिज्म में भी डिपेंड करता है। अगर हमारी बॉडी में सारे प्रोसेस अच्छे से काम कर रहे हैं तो वेस्ट कम बनेगा और बॉडी जो फूड आइटम्स है उसको मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन अगर आप अच्छी चीजें खा रहे हैं और आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तो मैक्सिमम जो है वो वेस्ट में जाएगा। मतलब कुल मिला के वेस्ट तो बनेगा, कम या ज्यादा वो एक अलग बात है, कैसे वो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। तो होता क्या है कि वेस्ट को बाहर निकालने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि गैसेस फॉर्म में जो हमारे लंग्स हेल्प करते हैं। लंग्स क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, O2 को अंदर लेते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको डिटेल समझाया, अभी मैंने फिलहाल आपको ओवरव्यू क्लियर किया कि भी हम O2 ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं, जबकि हम एयर का इंटेक करते हैं। वो आपको अभी सेकंड टॉपिक में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि गैस वेस्ट पे तो लंग्स हेल्प कर रहे हैं, तो लंग्स भी एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं, पर कैसे वो अभी आपने समझा। इसी तरह से स्वेट प्रोडक्शन होता है, वहां से भी वेस्ट बॉडी की जो स्किन के पोर्स होते हैं बाहर निकलता है। जो सॉलिडिफाइड वेस्ट है उसको हमने जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था सबसे पहला टॉपिक वहां क्लियर किया, क्योंकि जब सारा फूड एब्जॉर्ब हो गया था तो जो वेस्ट बचा वो लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस फिर इस तरह से बाहर गया, क्लियर। फेसेस नाम, फीकल मैटर हमने उसको नाम भी दिया था, या अनडाइजेस्टेड फूड। अब बात आती है जो लिक्विड फॉर्म में वेस्ट बाहर जा रहा है ना, यूरिन, तो कैसे वो बाहर जाएगा, उसके लिए हमारे शरीर के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो किडनी होती हैं, नंबर डाल देता हूं यहां पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 स्टेप में हमारे पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो नंबर फर्स्ट पर पेयर ऑफ किडनी होती है। किडनी के अंदर यूनिट, किडनी की यूनिट बोलते हैं उसको नेफ्रॉन, याद रखिएगा नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर क्या होती है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, रफ डायग्राम मैंने यहां पे बना दिया है, ठीक है, थोड़ा अभी जल्दी जल्दी काम करना होगा इसलिए। तो किडनी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को ओवरऑल 2 भागों में बांटा जाता है, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक होता है यहां पर मेल्फिजियन बॉडी और ट्यूबुलर पार्ट। मेल्फिजियन बॉडी के अंदर भी 2 सेक्शन होते हैं, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ठीक है, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इसको मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं, मेल्फिजियन बॉडी। और लास्ट वाला हिस्सा क्या है,
ट्यूबुलर पार्ट में क्या क्या चीजें हैं, ये पीसीटी होता है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये लूप ऑफ हैनल है, लूप ऑफ हैनल, ये वी शेप जो स्ट्रक्चर है, ये आता है डीसीटी वाला हिस्सा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और ये आता है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये दो पाइप क्या है, एक डक्ट तो इसमें एंटर कर रही है, एंटर करने के बाद वो पाइप क्या करता है, गुच्छा सा बनाता है, उस गुच्छे का हमने नाम दिया, सॉरी क्लस्टर है ना, मतलब आप रफली कह सकते हैं देखिए समझने के लिए। तो जो क्लस्टर है उसका नाम क्या दिया हमने, टफ्ट ऑफ कैपिलरी या ग्लोमेरुलस, कोई भी एक नाम आप यूज कर लेना। उसके बाद फिर ये डक्ट बाहर निकल रही है, इस डक्ट को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे इसको, डक्ट को इफ्रेंट। जो अंदर एंटर कर रही है एफ्रेंट, ए से स्टार्ट, ये इफ्रेंट, ई से स्टार्ट। क्लियर, ठीक है। तो ये जो इफ्रेंट वाला पाइप है ये बाहर निकल रहा है, एफ्रेंट वाला एंटर कर रहा है, स्ट्रक्चर हमने समझ लिया है। और ये चीज कहां पर है, किडनी के अंदर। ठीक, तो किडनी क्या करती है, यूरिन फॉर्मेशन करती है, जो भी इंप्योरिटीज होती हैं उसको कलेक्ट करती हैं, और कुछ उसमें वाटर कंटेंट रहता है, जिसके वजह से जो रिजल्ट बना हमने उसको यूरिन का नाम दे दिया। ठीक है, इजी हो गया। तो अगर कोई आपसे पूछता है किडनी का क्या फंक्शन होता है, तो आप बताएंगे यूरिन फॉर्मेशन। एक फंक्शन और बता सकते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है कि वाटर और मिनरल्स के लेवल को मेंटेन करना, सीधी सी बात। कैसे, वो भी यहां पर समझ आ जाएगा आपको। अब आते हैं, तो किडनी का टॉपिक क्लियर हो गया। पेयर ऑफ किडनी होती है, जो एक काम कर रही है किडनी वही दूसरा काम करती है। बाकी नेक्स्ट नंबर आता है यूरेटर का। ये सेकंड नंबर पे क्या, यूरेटर। यूरेटर क्या करता है, जब किडनी के अंदर यूरिन तैयार हो जाता है इसकी मदद से, तो उस यूरिन को फिर कैरी करता है और यहां तक पहुंचा, बस इतना काम, और कुछ नहीं। ब्लैडर क्या करता है, उसको होल्ड करता है। इंटरनल स्टिमुलाई या एक्सटर्नल स्टिमुलाई के बेसिस पे ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। हाईली इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है इसकी। इंटरनल लेयर पर यूसर मसल्स भी होती हैं जो कई बार होता है बच्चों में वीक हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से यूरिन वगैरह रैंडमली हो जाता है ना। ठीक है, पास आउट हो जाता है। तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाएगा, और यूरिन कहां जाएगा, प्रेशर पड़ेगा, तो बैक साइड की तो वाल्व, यहाँ पे वाल्व होती हैं, वो बंद हो जाती हैं, आगे वाली वाल्व खुल जाती है, जो यूरेथ्रा। फोर्थ नंबर पे क्या है, यूरेथ्रा, छोटी सी डक्ट होती है। तो इस यूरेथ्रा की वाल्व ओपन होंगी, और फिर ये बाहर आ जाएगा। कौन बाहर आ जाएगा, यूरिन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस क्लियर हुआ। इसका क्या रोल है, एक बार इसको लेते हैं अलग से। देखिए जो इफरेंट है ना, जो बाहर पाइप निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है, यहाँ पे पूरे जाल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जाल बना देता है, ऐसे भी कह सकते हैं आप। उस जाल को बोलते हैं वास रेक्टा। वास रेक्टा क्या करता है कि अगर बाई चांस हमारे इस ग्लोमेरुलस के अंदर से जो इंप्योरिटीज है, जो पीसीटिंग आई, वो यहां से यहां से यहां ऐसे जा रही हैं, और यहां से फिर वो इधर की तरफ आती हैं, तो अगर उसके अंदर कुछ काम की चीजें हैं, सारा कंट्रोल देखो ब्रेन के हाथ में है, तो अगर कुछ काम की चीजें, वो काम की जो चीजें होती है ना, जो मिनरल्स हैं या कुछ भी एक्सपायर्ड चीजें हैं, वो सब वापस खींच ली जाती हैं। लेकिन कैसे खींच जाएंगी, अब वो खींचकर कहाँ आएंगी, वो खींचने के बाद आ जाएंगी इसके ऊपर जो जाल पड़ा हुआ उसके अंदर, मतलब वास रेक्टा के अंदर। हालांकि ये आपके पास आगे क्लासेस में आएगा, पर फिलहाल आप शॉर्ट में याद रखना वास रेक्टा क्या काम कर रहा है, कैसे काम करता है, और किसने इसको बनाया, इफरेंट ने बताया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब उसमें एक छोटी सी चीज और बची हुई है कि अगर किडनी खराब हो जाती है, तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हालांकि परसेंटेज पर डिपेंड करता है, कि या तो आप एक नई किडनी को लेंगे, है ना, क्या करेंगे, उसको किडनी ट्रांसप्लांट कराना होगा आपको। ठीक है, क्योंकि किडनी ज्यादा खराब हो गई है, ज्यादा परसेंटेज में डाउन चली गई है, तो फिर यही ऑप्शन होता है। अगर बाई चांस कुछ पॉसिबिलिटी है, परसेंटेज ज्यादा नहीं है खराब होने की, किडनी खराब होना मतलब नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, डायलिसिस कराना होता है। डायलिसिस मशीन होती है, मतलब एक तरह से मानिए आर्टिफिशियल किडनी। तो जो काम हमारी किडनी कर रही थी वो कुछ रीजन से खराब हो गई है, तो अब उसी काम को एक मशीन करने वाली। ठीक है, तो इस प्रोसेस के बाद क्या बोलते हैं, डायलिसिस। तो डायलिसिस के दौरान क्या है, हेपेरिन इस्तेमाल किया जाता है, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस। क्लियर, तो डायलिसिस का प्रोसेस जो है वो मैंने यहां पर अटैच कर दिया। क्लियर हो गया। अब आते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था अभी सेकंड टॉपिक के लास्ट में, कि भाई जब हमने गहरा सांस लिया है ना, तो ऑक्सीजन कहां पहुंची, एयर मतलब, है ना, एयर के अंदर ऑक्सीजन होनी चाहिए, और तो एयर कहां तक पहुंच गई थी, एल्वियोलाई तक। तो वहां एयर है, बहुत सारी गैसेस होती है, एयर आपको पता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है गैसेस का, उसमें से एक ऑक्सीजन भी है। अब ऑक्सीजन वहां पे वेट कर रही है, तो उस ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेगी, ब्लड के जरिए, यही होता है हमारे ब्लड का काम। लेकिन ब्लड क्यों चलेगा, उसमें प्रेशर होना चाहिए। अब ब्लड को प्रेशर कौन देगा, हमारा हार्ट। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट, ये मैंने एक रफ स्ट्रक्चर बना दी है,
ह्यूमन हार्ट की, यहां पर लिख लेते हैं लंग्स और यहां डाल देते हैं, इसका नाम डाल देते हैं हार्ट सेल। ठीक है, देखिए हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। हार्ट का सिंपल एक ही काम है, ब्लड को प्रेशर देना। ब्लड को प्रेशर मिलेगा, ब्लड आगे चलेगा। ठीक है, अब हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है, 4 भागों में बटा होता है। ये राइट हैंड है और हम इसको क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड, क्योंकि अपने वाले हार्ट को निकालकर ऐसे फ्लिप किया गया, उल्टा हो जाता है, जैसे हम फोटोज को फ्लिप करते हैं ना। ठीक है, तो क्रॉस पैटर्न में, तो ये राइट हैंड है और हम क्या लिखते हैं इसको, लेफ्ट। लेफ्ट लिखा है, क्यों लिखा है, रीजन याद रखना। ऊपर के चैम्बर होते हैं ऑरिकल, नीचे वाले चैम्बर होते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, इसी तरह से ये लेफ्ट साइड है और हम इसको लिखेंगे राइट। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये लंग्स है। लंग्स क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन काम करते हैं। कैसे, वो भी समझ आ जाएगा आपको। यहां तक तो डाउट नहीं है ना। ठीक है, अब साइड में पहले इसको रोक देते हैं और कुछ और चीजें देखते हैं। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी। तो देखिए 3 तरह की ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। कैपिलरीज का काम क्या होता है, प्रेशर को रिड्यूस करना, और आर्टरीज वेन्स में कनेक्शन, सिंपल। लेकिन आर्टरीज और वेन्स का फंक्शन क्या है, इस चीज को हम डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए देखिए जो डायग्राम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जरिए हम 4-5 डिफरेंस कवर कर सकते हैं। कैसे, एक डिफरेंस तो आपको पता है, आर्टरीज होती हैं महसूस की जा सकती हैं, उसको हम विजुअलाइज नहीं करते क्योंकि मसल्स में इनर्वेटेड होती हैं, जबकि वेन्स सुपरफिशियल होती हैं, दिख जाती हैं वेन्स। सिंपल, आप ऐसे देखेंगे तो आपको ये जो ग्रीन ग्रीन की दिखाई दे रही हैं, तो ये सब क्या हमारे पास वेन्स होती हैं। ठीक है, तो आर्टरीज में एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस आप ले सकते हैं आर्टरीज और वेन्स में, कि आर्टरीज का फंक्शन होता है प्योर ब्लड को हार्ट से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना, और वेन्स का काम क्या होता है, जब वो प्योरिटी मतलब ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाता है, CO2 जनरेट होती है, उस CO2 को कैरी करना और वापस से हार्ट तक लाना। हालांकि हार्ट प्योरिफिकेशन नहीं करेगा। प्योरिफिकेशन कौन करता है, मैंने आपको स्टार्टिंग समझाया था, फटाफट कमेंट करके बताइए आप। ठीक है, सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास ये जो डायग्राम है, इसके जरिए क्या डिफरेंस पता चल रहा है। देखिए आर्टरीज की दीवारें काफी मोटी होती हैं, थिक वॉल होती हैं, जबकि वेन्स की वॉल काफी थिन होती है। आर्टरीज का ल्यूमन काफी कम है, वेन्स का ल्यूमन, ल्यूमन मतलब खाली जगह, तो ल्यूमन काफी ज्यादा होता है वेन्स। ठीक है, आर्टरीज में जब ल्यूमन कम है तो प्रेशर बहुत हाई होगा ब्लड का, लेकिन यहां ब्लड का प्रेशर काफी लो रहता है। ब्लड प्रेशर मतलब कि 80 से 120 mmHg, ये ब्लड प्रेशर की रेंज होती है, जिसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 2 तरह के नाम आते हैं। डिवाइस का नाम क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके काम आ सकते हैं, इसको जरूर नोट कर लेना आप। ठीक है, वापस आते हैं। तो आर्टरीज में प्रेशर हाई है, वेन्स में प्रेशर काफी कम होता है। क्लियर। अब एक और चीज, जब प्रेशर हाई है तो क्या बैक फ्लो के चांसेस हैं, नहीं है। यहां बैक फ्लो के चांसेस हैं, इसीलिए वेन्स में वाल्व होती हैं। क्या होती हैं, वाल्व, जिसकी वजह से क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो बना रहता है ब्लड का। अगर ब्लड बैक होने की कोशिश करेगा तो नहीं हो पाएगा, तो बैक फ्लो से रोक रही हैं वाल्व, जो सिर्फ वेन्स में होती हैं, आर्टरीज में नहीं होती। क्लियर। अब चलिए आगे आते हैं। देखिए जो डायग्राम बना हुआ है ना, इसको डबल सर्कुलेशन के लिए कहा जाता है। कि आप, जैसे पूछा गया आपसे डबल सर्कुलेशन क्या होता है, आप डिफाइन दे सकते हैं और साथ में एक डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है इस नाम से भी समझ सकते हैं। तो देखिए क्या है, लंग्स क्या करता है, प्योरिफिकेशन का काम करता है। O2 इन और CO2 आउट। ठीक है, इस तरह से प्योरिफिकेशन करता है। ये जो सेक्शन है सारा, ये प्योर ब्लड के लिए, और ये इम्प्योर ब्लड के लिए। ये सारा प्योरिटी वाला केस है और ये इम्प्योरिटी वाला केस है। ये हार्ट की जो स्ट्रक्चर है, ये 4 जो ब्लॉक बनाए गए हैं, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ये लेफ्ट क्यों लिखा है, ये राइट हैंड है, जबकि अपने वाले हार्ट को ऐसे निकाला और फ्लिप कर दिया। देखिए जैसे ये हार्ट की स्ट्रक्चर है तो ऐसे फिट होगी। ठीक है, ना कि इस तरीके से। समझ रहे आप। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन फेज में जब जाता है तो यहां से यहां ब्लड की मूवमेंट होगी और यहां से यहां ब्लड की मूवमेंट होगी, इस तरीके से। क्लियर। यहां वाला जो ब्लड है ये इंप्योरिटी वाला केस है, वो सब लंग्स के पास जाएगा कि भाई प्योरिफिकेशन करना है हमें, CO2 बाहर निकालो और ऑक्सीजन को डालो। क्लियर। फिर जब हमारा हार्ट कैसे जाएगा, रिलैक्सेशन फेज में,
तो वापस से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। क्लियर? अगर हम इसमें पाथवे ऑफ ब्लड मूवमेंट की बात करते हैं तो वहां पे देखिए क्या चीज आ सकती हैं वो समझ लेते हैं। वेन्स जिसके दो सेक्शन होते हैं, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, एसवीसी और आईवीसी। ये क्या करते हैं, शरीर के अलग अलग हिस्सों से इंप्योर ब्लड को लेते हैं और कहां डाल देते हैं, हमारे हार्ट के राइट ऑरिकल के अंदर। ठीक है, इंप्योर ब्लड वहां से कहां जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के लास्ट में क्या होता है, सेमिलुनर वाल्व होती हैं, वो खुलेंगी और लंग्स तक पहुंचेगा। इस वाले पाइप का नाम क्या होता है, यहां से यहां तक पल्मोनरी आर्टरी, यहां से यहां तक इसका नाम है आपका पल्मोनरी वेन्स, और ये आयोर्टा आर्टरीज और ये वेन्स। क्लियर? तो पाथवे ब्लड मूवमेंट में वेन्स मतलब कि एसवीसी और आईवीसी, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, वो क्या करते हैं, ब्लड को लेकर आते हैं प्योर को, यहां डालते हैं, मतलब राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में इंप्योर ब्लड कहां जाता है, इंप्योर ब्लड कैसे जाएगा, कौन से पाइप के जरिए, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ये एक सेक्शन होता है एक तरह से आर्टरीज का, और लंग्स तक जाता है। प्यूरिफिकेशन होगा, एक्सचेंज होगा O2 CO2 का, और फिर वापस से पल्मोनरी वेन्स के द्वारा हमारे लेफ्ट ऑरिकल्स में आता है। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन एओर्टा के जरिए, आर्टरीज के जरिए बॉडी ऑर्गन्स तक। ठीक है, तो ये हमारा डबल सर्कुलेशन टॉपिक खत्म हो गया है। बाकी ह्यूमन हेड की स्ट्रक्चर एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी फिर भी उस स्ट्रक्चर को कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया जाएगा, आप एक बार देख लीजिएगा। डाउट लगेगा तो आप पूछ सकते हैं, जो भी डाउट लगता है। क्लियर? तो देखिए हमने जो लाइफ प्रोसेस जो क्लास 10th की साइंस का 13 चैप्टर में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी वाले सेक्शन में, तो उसको कवर किया। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है। देखिए एक सिंपल सा पॉइंट है कि अगर आपको डिटेल चाहिए तो टाइम लगता है, अगर टाइम कम है और डिटेल भी चाहिए तो थोड़ा सा टाइम कम हो जाएगा, लेकिन कुछ तो टाइम लगेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं देखिए कि 15 मिनट के अंदर पूरा लाइफ प्रोसेस, भाई 15 मिनट के अंदर सारी डिटेल कैसे आ सकती है, आप खुद सोचिए, पॉसिबल नहीं है ना। पर फिर भी अगर आप लाइफ प्रोसेस जैसे चैप्टर को फुल डिटेल के साथ, कंप्लीट मैक्सिमम डिटेल के साथ कवर कर रहे हैं, और वो भी 40 मिनट के नियर बाय, तो काफी सही। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर से टाइप कीजिएगा कि आपको रैपिड रिवीजन की जो 3rd वीडियो आनी है वो किस चैप्टर पे चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम वोट के हिसाब से ही उस वीडियोस को तैयार किया जाएगा, और एग्जाम से पहले 13 वीडियोस आएंगे आपके पास, हर एक चैप्टर की रैपिड रिवीजन वीडियो आएगी। कोशिश की जाएगी मैक्सिमम डिटेल हो, कम से कम समय के अंदर हो। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया, आप अगर कमेंट करते हैं तो 13 चैप्टर की एक कंबाइंड वीडियो बनाई जाएगी, जिसको मैक्सिमम 35-40 मिनट के अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको फिर से रिवाइज करा जाएंगे एग्जाम्स की ड्यूरेशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड विद तुषार सर के साथ। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।